नमस्कार प्यारे दोस्तों, हम जो श्रृंखला शुरू कर रखी है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का मैथ्स और साइंस, आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। साइंस में बल या फोर्स, स्टेप बाय चल रहा हूँ। पहले फिजिक्स पूरी करवाऊँगा, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और फिर शिक्षण विधियाँ या टीचिंग मेथड्स। ठीक है, समझ आ रहा होगा सबको कि स्टेप बाय चलूँगा। ऐसा नहीं कि आज एक टॉपिक पढ़ लिया फिर 5 दिन बाद रेगुलर क्लासेज आपको मिल रही हैं, तो रेगुलर जुड़े रहिए और एक एक टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले बल या फोर्स पहले पढ़ा था हमने, गति या मोशन, इसके बाद बल या फोर्स, फिर न्यूटन की गति के नियम, फिर दाब या प्रेशर, ऐसे स्टेप बाय चलेंगे। पहले क्या होगा, फिजिक्स कंप्लीट, और फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद हम किस पे आएंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे स्टेप बाय चलेंगे। मैथ्स कंटिन्यू चली रही है दोनों लेवल की, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। कुछ टॉपिक सेम है वो चल रहे हैं, और फिर जो टॉपिक अलग अलग है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के वो चलेंगे साथ में, दोनों लेवल के एक साथ चलेंगे। ठीक है, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, जिससे कि सभी बच्चे पढ़ सकें। कंटिन्यू क्लास एक एक टॉपिक के हिसाब से एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस चलेगा, और नए एक टॉपिक एक्स्ट्रा कराऊंगा, नए एक कम कराऊंगा। रीट का जो लेवल है स्टैंडर्ड लेवल, मुझे यहाँ ज्ञान नहीं दिखाना, मैं बेटा बीएससी, एमएससी, नेट सब क्लासें पढ़ा चुका हूँ या पढ़ाता हूँ, इसलिए कोई लेवल दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है, आपका एग्ज़ाम का लेवल कौन सा है, रीट का, तो इस एग्ज़ाम के लेवल की जितनी पढ़ाई की हमें आवश्यकता है हम सिर्फ वही करके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं बल या फोर्स। बल या फोर्स का कंसेप्ट क्या है, जैसे हम किसी भी कहीं भी जाते हैं तो एक गेट लगा रहता है, गेट पे 2 चीज़ें लिखी रहती हैं, पुल या क्या लिखा रहता है, पुश। गेट पे लिखा रहता है ना, पुल या पुश। अब आज तक हमें यही समझ नहीं आ रहा पुल का मतलब क्या है और पुश का मतलब क्या है। आधी जगह तो खींचना होता है, उसको तो हम धक्का देते हैं, और जिसको धक्का देना होता है उसको हम क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, यही हो रहा है। लेकिन ये जो पुल करना, पुश करना, ये सारी की सारी चीज़ें किसके कारण पॉसिबल हो पा रही हैं आपके पास, बल या फोर्स के कारण। भाई गेट पे लिखा रहता है पुश या पुल। पुल का मतलब होता है खींचना, पुश का मतलब होता है दबाना या धक्का देना। तो पुश का मतलब धक्का देना दूसरी तरफ, और वे क्या होता है, पुल, पुल का मतलब अपनी ओर खींचना। ठीक है, तो ये सारे काम किसके कारण संभव हो पा रहे हैं, बल या फोर्स के कारण संभव हो पा रहे हैं। इनमें अपकर्षण और अभिकर्षण लगता है, बल या फोर्स अपकर्षण और क्या लगता है, अभिकर्षण। जो कंसेप्ट हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं वो अपने है नहीं सिलेबस में, आगे कहीं बता दूंगा थोड़ा बहुत। अपकर्षण और क्या लगता है, अभिकर्षण। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक आइडिया कि बल या फोर्स कहाँ लगता है। किसी भी चीज़ को गति करवानी है, मोशन करवानी है, तो उसको क्या लगाना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। धक्का देने को ही हम क्या कहते हैं, धक्का देने को ही हम क्या कहते हैं, बल या फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ पर धक्का लगाना या उस चीज़ या वस्तु को अपनी ओर खींचना ही क्या कहलाता है आपके पास, बल या फोर्स होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बल या फोर्स लगाने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक चीज़ें हैं, या बल लगने के कारण क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन आता है, उन सभी चीज़ों के लिए हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, बल लगाने के लिए 2 वस्तुओं में परस्पर अंतःक्रिया होना आवश्यक है। 2 वस्तुओं में बल तभी लगेगा, बल लगाने के लिए 2 वस्तुओं में, बल लगाने के लिए 2 वस्तुओं में परस्पर, बल लगाने के लिए 2 वस्तुओं में परस्पर अंतःक्रिया आवश्यक है। अंतःक्रिया आवश्यक है कि अगर 2 वस्तुओं के बीच में बल लगाना तो उनमें कुछ न कुछ अंतःक्रिया या इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी हम क्या लगा पाएंगे, उसके ऊपर बल या फोर्स लगा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बल लगाने के लिए दोनों वस्तुओं में क्या होनी चाहिए, अंतःक्रिया क्या होना चाहिए, आपके पास इंटरेक्शन होना चाहिए। बल लगाने से क्या क्या हो सकता है उन चीज़ों पे बात करेंगे। बल लगाने से देखो बहुत सारे काम हो सकते हैं। बल लगाने से किसी वस्तु की गति परिवर्तित हो सकती है, बल लगाने से वस्तु की दिशा या डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बल लगाने से वस्तु का आकार या आकृति क्या हो सकती है, चेंज। मैं किसी के बल लगाया तो उसकी गति में परिवर्तन हो सकता है। अगर कोई वस्तु सामने से आ रही है, उसके उल्टा धक्का लगा दिया तो उसकी गति कम होगी। कोई वस्तु गतिशील है, उसके बल लगा दिया, धक्का लगा दिया, तो उसकी गति या मोशन क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसे ही अगर किसी वस्तु को अगर आप कंप्रेस करते हो, दबाते हो, तो उसकी आकृति, आकार, उन सब चीज़ों में परिवर्तन होगा। वो सारे किसके कारण होंगे, बल या फोर्स के कारण। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि बल या फोर्स के कारण कौन कौन से घटक या कौन कौन से फैक्टर प्रभावित होते हैं, तो उन घटक या फैक्टर्स की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों, बल या फोर्स के कारण कौन कौन से घटक प्रभावित होते हैं। तो एक तो होता है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। बल या फोर्स के कारण क्या हो सकता है, एक तो होता है वस्तु की
स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। सबसे पहला काम तो क्या होता है, वस्तु की स्थिति में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। या वस्तु की गति में परिवर्तन हो सकता है भाई, या तो उसका स्थान बदल सकता है या उसकी गति या क्या बदल सकती है, मोशन या स्पीड बदल सकती है। तो वस्तु की गति में परिवर्तन, वस्तु की गति में परिवर्तन, वस्तु की गति में परिवर्तन। देखो एग्जाम में सवाल कहाँ से बनेगा एक बार समझते रहो, ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं फिर हमें पता ही नहीं चला कि यहाँ से भी सवाल आ सकता था क्या एग्जाम में। तो इसलिए पहले पढ़िए, कंसेप्चुअल पढ़िए, पूरा कंसेप्ट क्लियर करिए कि बल या फोर्स वास्तव में है क्या, कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा, क्या क्या इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्या क्या इसके घटक या कंपोनेंट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने के बाद, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा। ऐसे पिछले टॉपिक में मैं एक एक चीज़ बता के चला हूँ कि एक सवाल यहाँ से बन सकता है, एक सवाल यहाँ से बन सकता है, इस वाले पार्ट से कोई सवाल नहीं बनेगा। इस तरीके से मैं सारी चीज़ें बताई हैं पिछले टॉपिक में, आप पढ़ के देखिए गति या मोशन वाला टॉपिक। वैसे ही इसमें एक एक चीज़ बता के चलूँगा कि यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनेगा आपके पास। तो ये सारी चीज़ें मैं बता के चलूँगा। इसके बाद क्या हो सकता है, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, 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 वस्तु के आकार या आकृति 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 में क्या हो सकता है, परिवर्तन। बल या फोर्स वो कारक या वो घटक है जिसके कारण निम्नलिखित कारक प्रभावित होंगे। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, वस्तु के गति में परिवर्तन हो सकता है, गति बढ़ सकती है, गति क्या हो सकती है, कम। और कई बार बल या फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वस्तु आ तो रही थी सामने से, इधर से बल लगा तो इधर से टकरा के और इससे वापस दिशा बदल जाएगी पूरी की पूरी। तो ये होता है वस्तु की गति की दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन। और एक होता है वस्तु के आकार और आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन। ये बेसिक बातें थी किसके कारण, बल के कारण। दो वस्तुओं पे बल तभी लगता है जब उनके मध्य क्या होती है, अंतःक्रिया, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेक्शन। अब यहाँ से एक सवाल बनता है कि बल के कारण निम्नलिखित घटक या बल को प्रभावित करने वाले या बल से प्रभावित होने वाले घटक कौन से हैं। तो बल से क्या प्रभावित हो सकती है, किसी वस्तु की स्थिति, गति की और गति की दिशा में परिवर्तन और आकार और आकृति। तो इस टाइप के सवालों में उपरोक्त सभी का ऑप्शन आता है वहाँ पे, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्यारे बच्चों जो किसके कारण है, बल या फोर्स के कारण। ये बेसिक चीज़ें हैं कि बल क्या कर सकता है, ठीक है। आप देखिए इसके बाद आता है यहाँ से बल का मात्रक। बल का क्या होता है आपके पास, मात्रक। बल का मात्रक या यूनिट ऑफ फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा यूनिट जो बल का होता है वो क्या होता है, न्यूटन। ऐसा यूनिट जो बल का होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक कितना होता है, न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक कितना होता है भी, न्यूटन होता है आपके पास। अब देखिए एक न्यूटन बराबर, एग्जाम में आया हुआ रीट में, एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। डाइन कौन सा, वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो, डाइन फिजिक्स की राशि है। तो एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन। तो इसलिए किसी को अगर डाइन कहना हो तो एक न्यूटन कह दिया करो उसको, अपने आप भावनाएं व्यक्त हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो एक न्यूटन जो होता है आपके पास, एक न्यूटन जो होता है वो होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। 10 की पावर 5 डाइन क्या होता है, न्यूटन। रीट में आया हुआ सवाल है ये। तो रीट में कोई भारी भरकम सवाल नहीं आएगा कि बल या फोर्स लग रहा, पता नहीं कौन सा न्यूमेरिकल आ जाए। ऐसा तो नहीं कि नेट का सवाल आ जाएगा, एमएससी बीएससी का सवाल आएगा, नहीं आएगा भी। रीट पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस है, स्कूल लेवल किताबें हैं, तो वही चीज़ें आनी है, इसलिए उतना ही पढ़िए। कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ के चले जाते हैं, यूनिट भूल जाते हैं और बड़े बड़े न्यूमेरिकल करके चले जाते हैं। तो इसलिए मत कीजिएगा भी, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। ऐसे तो मैं साइंस और भी बहुत जगह पढ़ा रहा हूँ, आपको कह देता यहीं रीट की साइंस पढ़ लो भाई। और भी मेरे चैनल हैं, 2-3 जगह और पढ़ा रहा हूँ मैं, वहाँ आरएस की भी पढ़ा रहा हूँ, एसएससी बैंक वाली पढ़ा रहा हूँ। वहीं कह देता है कि ये रीट वाली भी यहीं पढ़ लो, यही साइंस है, सब जगह एक ही होती है, यही फिजिक्स है, सब जगह एक ही होती है। बीएससी भी पढ़ाऊँगा, अभी ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा, एमएससी भी पढ़ाऊँगा, तो सब जगह ऐसे कह दूँ कि एक ही होगा तो नहीं भाई, वो गलत बात है।
जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के हिसाब से ही पढ़िए, उतना ही पढ़िए, तभी आप परफेक्ट दिशा में जाओगे, और परफेक्ट दिशा में जाओगे तो सिलेक्शन या नौकरी प्राप्त होगी। ठीक है। और फिर होता है एक पाउंडल भी होता है, एक पाउंडल होता है, एक यूनिट और होती है इसकी, एक पाउंडल। एक पाउंडल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप? एक पाउंडल को डाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डाइन में कन्वर्ट करें तो कितना होता है, याद करने का तरीका होता है भाई 138 25.7, 138 1382.57 डाइन, ये कन्वर्जन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से सवाल आया हुआ अभी एग्जाम में। और याद करने का तरीका 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, समझ रहे होंगे। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बच्चों 2 चीज़ें सीखी, बल की परिभाषा, बल के कारण क्या क्या चीज़ प्रभावित होती है, दूसरी चीज़ इसके बाद सीखा बल की यूनिट, या क्या सीखा, इकाई या मात्रक जिसको हम कहते हैं। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एग्जाम में आने लायक सिर्फ 2 ही सवाल बनते हैं, एक तो मात्रक या यूनिट में से, और एक बल को प्रभावित या बल से प्रभावित होने वाले घटक या क्या बनेंगे, किसकी बात होगी, कारक या फैक्टर्स की। ठीक है। अब देखिए हम आगे जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं बल के प्रकार या टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बल के प्रकार, बल के प्रकार या टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बल के प्रकार या टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है। बल के प्रकार या टाइप्स ऑफ फोर्सेस शुरू करने जा रहे हैं। इनमें से एग्जाम में क्या आएगा ये भी बता देता हूँ, ध्यान से पढ़ लीजिए। एग्जाम में कोई से बल की परिभाषा नहीं पूछेगा, मैं 5 बल लिखूंगा यहाँ पे, किसी की भी परिभाषा नहीं पूछेगा। ध्यान से सुनिए भी क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, दिमाग उसी पे चलना चाहिए। परिभाषा सिर्फ समझने के लिए, और वो वाली परिभाषा भी नहीं लिखा रहा हूँ कि एक वस्तु पे लगने वाला इस प्रकार का बल ये कहलाता है, ऐसी परिभाषा नहीं लिखाऊंगा मैं। परिभाषा में वही लिखाऊंगा जिससे कंसेप्चुअल बातें हो, कि बस नाम का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, और इस बल में होता क्या है, वो चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है। परिभाषा से, डेफिनेशन से एग्जाम में सवाल नहीं बनता। एग्जाम में जो सवाल बनेगा मैं परिभाषा के साथ साथ हर एक बल के प्रकार के क्या बताऊंगा, अरे क्या बताने जा रहा हूँ, उदाहरण, या क्या बताऊंगा, एग्जाम्पल। जितने भी बल या फोर्स हैं उन सबके क्या बताने जा रहा हूँ, उदाहरण या एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए जितने भी टाइप के बल या फोर्स हम पढ़ें उन सबके क्या मालूम होने चाहिए, उदाहरण। कौन से बल का कौन सा उदाहरण है, और ये उदाहरण किस बल का है, दोनों तरीके से सवाल पूछ सकता है। कई बार तो नाम देता है कि किसी डब्बे के धक्का देना, कौन सा बल लग रहा है इसमें, कौन सा बल लग रहा है भाई, कोई बॉक्स है, बॉक्स के धक्का दे रहा हूँ, कौन सा बल लग रहा है। या ऐसे ही 3 उदाहरण दे देगा, पूछेगी इनमें कौन सा बल लग रहा है, तो कैसे पूछ सकता है, लेकिन उदाहरण दे के पूछ सकता है कौन सा बल है, या ऐसे पूछ सकता है कौन से बल का कौन सा उदाहरण है। तो पूरा कंसेप्ट या पूरा कंसंट्रेशन किसके ऊपर रखना, उदाहरण एग्जाम्पल पे। बाकी बल के प्रकार मालूम होने चाहिए कि किस प्रकार में क्या क्या होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखिए पहली जो टाइप आती है वो आती है गुरुत्वीय बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला जो आता है वो आता है गुरुत्वीय बल, या इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वीय बल है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल आप सब भली बात जानते हो कि पृथ्वी में अपने आप में एक ताकत होती है, पृथ्वी में अपने आप में एक ताकत या एक बल या फोर्स लगाती है, जिससे कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो गुरुत्वीय बल का मतलब पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उस बल को हम कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल। देखो परिभाषाओं का मतलब है कि इसका मीनिंग क्या होगा, वो सारा यहीं का यहीं याद होना चाहिए और याद हो जाना चाहिए। पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर, पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित, पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, वो बल कौन सा बल कहलाता है, गुरुत्वीय बल कहलाता है। अब गुरुत्वीय बल के उदाहरण बिल्कुल क्लियर है। पेड़ से फल का गुणना,
या ऊपर नीचे से ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर का वापस आना, ये सारे उदाहरण किसके हैं? गुरुत्वीय बल के। तो गुरुत्वीय बल के उदाहरण एग्जाम्पल्स आसान होते हैं भाई, पेड़ से पत्ते का गिरना या पेड़ से फल का गिरना, ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर का नीचे गिरना, ये सारी चीज़ें कोई भी लिख लो। पेड़ से फल का गिरना, इसी कारण तो आज परेशान हो रहे हैं अपन भाई, क्यों वो सेब गिरता और क्यों न्यूटन आता। यही तो बात है ना कि अगर सेब गिरता ही नहीं तो न्यूटन आता ही नहीं, पहला केस। तभी तो आज इतना परेशानी झेलनी पड़ रही है, रीट साइंस पढ़नी पड़ रही है। नहीं साइंस का क्या काम, तुरंत सिलेक्शन मिल जाता। और अगर गिरता भी तो हम जैसे होते तो बोले उठा के खा लेते। तो गिरा है तो अपने खाने के लिए गिरा होगा, सोचने के लिए थोड़ी गिरा है, ठीक है। और कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, बोले फल नहीं गिर के, बोले पेड़ क्यों नहीं गिर गया होता तो काम ही खत्म हो जाता सारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो, गुरुत्वीय बल न्यूटन के द्वारा विकसित किया गया। पेड़ से फल का गिरना, ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर का पुनः नीचे गिरना, ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर का पुनः नीचे गिरना। ये जो सारे उदाहरण हैं, ये किसके बात हुई? गुरुत्वीय बल की, ठीक है। गुरुत्वीय बल के बाद आता है पेशीय बल। पेशीय बल वो होता है जो कोई भी मनुष्य या पशु अपनी मांसपेशियों से जो बल या वो जो फोर्स लगाता है। कोई भी मनुष्य या कोई भी पशु जो अपनी मांसपेशियों से कोई बल या फोर्स लगाता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? पेशीय बल। तो अपने आप लिख लीजिएगा परिभाषा कि मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल, वो बल या वो फोर्स जो किसके द्वारा लगाया गया हो? मांसपेशियों के द्वारा, उसे हम कौन सा बल कहते हैं प्यारे बच्चों? पेशीय बल कहते हैं। उसे कौन सा बल कहते हैं हम? पेशीय बल। मांसपेशियों द्वारा मनुष्य या पशुओं द्वारा, मांसपेशियों द्वारा मनुष्य या पशु द्वारा लगाया गया बल कौन सा बल कहलाता है? पेशीय बल। पेशीय बल के उदाहरण अपने पास भारी बक्से को उठाना, भारी बक्से को धक्का देना, भारी बक्से को उठाना। कोई भी भारी वस्तु को उठाते हैं तो उसमें ज़रूरत किसकी पड़ती है? मांसपेशियों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये चाहे कुछ भी उठाइए, जैसे उठाएंगे तो मांसपेशियों में यहाँ क्या उत्पन्न होता है? तनाव या टेंशन उत्पन्न होती है यहाँ पे। तो कोई भी भारी वस्तु को उठाने के लिए कौन सा बल लगाना पड़ता है आपको? पेशीय बल। या कौन से बल या फोर्स की ज़रूरत होगी आपको? पेशीय बल की ज़रूरत होगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है तीसरा फोर्स, सबसे इम्पोर्टेंट लगा लो भी इसके, तीसरा फोर्स या बल। यहाँ से सवाल बनता है एग्जाम में, और सवाल भी क्या बनेगा देखिए, इसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। कौन सा बल की बात कर रहा हूँ बच्चों? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है पहले थोड़ा सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल। स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल। अब उदाहरण इसके बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे उदाहरण 2 बताऊं 3 बताऊं, लेकिन उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, रीट में पहले पूछे जा चुके हैं इसके उदाहरण। यहाँ से सवाल बनते हैं बहुत बार, हर एक एग्जाम में। एक जो सामान्य जीवन में उदाहरण है अपने पास, अगर मैं सूखे बालों में कंघे को रगड़ता हूँ, बार बार कंघी करता हूँ सूखे बालों में, फिर उस कंघे के ऊपर क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश या चार्ज। फिर उस कंघे को मैं जैसे ही कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाता हूँ तो कागज़ के टुकड़े उस कंघे से चिपक जाते हैं, उसकी ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ये जो बल लगा यहाँ आवेशों के कारण या जो चार्ज के कारण, ये बल या फोर्स कौन सा कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। बहुत आसान उदाहरण है ये कि भाई
कंघे के कारण, अगर कंघा में सूखे बालों में कंघी करता हूँ, सूखे बालों में नॉर्मल कोई भी प्लास्टिक की चीज़ रगड़ते हैं अगर अपन, तो अगर उसको किया कंघा और अगर उसमें आवेश उत्पन्न या चार्ज हो गए, उसको अगर कागज़ के टुकड़ों के पास हम लेके जाते हैं तो उस कंघे के आवेश के कारण कागज़ के टुकड़े उसकी ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है ऐसा, ये हो रहा है स्थिर वैद्युत बल। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम के लिए, तो लिख लीजिए इसमें, कंघे को सूखे बालों पर, कंघे को सूखे बालों पर रगड़कर कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाने से वे आकर्षित होते, ठीक है। ये तीसरा पोर्शन हो गया इसका। चौथा पार्ट देखिए क्या होगा इसका, जिसको हम कहते हैं घर्षण बल। चौथा पार्ट क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, घर्षण बल। घर्षण बल या इसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। चौथा पार्ट होगा इसका घर्षण बल या इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल देखो थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट है इसका, अपन अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, बाकी और बाद में पढ़ेंगे इसको। घर्षण बल या इसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करें कि घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो घर्षण बल के दोनों चीज़ें हैं इसमें कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और हमारे लिए नुकसानदेह भी है, ठीक है। कई जगह हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, कई जगह नुकसानदेह भी। घर्षण बल का मतलब वो बल जो वस्तु की दिशा के क्या लगता हो, विपरीत लगता हो। वस्तु की दिशा के क्या लगता हो, या किसी सतह पर अगर वस्तु गति करती है, कोई भी सतह या सरफेस पे अगर कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे इस सरफेस पे गति कर रहा है, तो इस पे नीचे कौन सा, मेरी हथेली के कारण इस पे कौन सा बल लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी कि किसी भी सतह या सरफेस पे अगर कोई वस्तु या कोई पार्टिकल, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई गतिशील या इन मोशन या इन मूविंग पोजीशन में है, तो उसकी सतह के कारण उस पर जो लगने वाला विपरीत दिशा में जो बल या फोर्स होता है, वो हमेशा कौन सा बल होता है, घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा, गति की विपरीत दिशा में। जैसे गाड़ी दौड़ती है तो गाड़ी के पहियों को रोकने का काम कौन करता है, सड़क की कंक्रीट करती है, और सड़क की कंक्रीट क्या उत्पन्न करती है, घर्षण बल उत्पन्न करती है। बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि गाड़ी के जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगते नहीं है, क्योंकि उस समय सड़क और गाड़ी के पहिए के बीच में घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, बहुत कम। उस समय घर्षण बल की ज़रूरत भी होती है, हमें होती है भी घर्षण बल की ज़रूरत है, थोड़ा तो होना चाहिए। अब कहीं रोड ख़राब हो तो वो नहीं चाहिए, नॉर्मल जो रोड है उस पर तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर रोड ख़राब होती है तब घर्षण बल क्या लगता है, ज़्यादा। उससे गाड़ी का नुकसान है, ईंधन या पेट्रोल डीजल का नुकसान है, तो इसलिए घर्षण बल आवश्यक है कुछ जगह पे। जैसे कोई गीला फर्श होता है मार्बल का, उस पर अगर घर्षण बल नहीं लगता है उसी समय तो हम गिरते हैं और टिकते हैं, जाके गिर के क्या करते हैं, टिकते हैं। तो इसलिए वहाँ घर्षण बल अगर थोड़ा भी होता तो अपने पाँव फिसलते नहीं, और पाँव नहीं फिसलते तो अपन टिकते नहीं जाके पीछे से। ये होता है ना कि तुरंत टिक जाते हैं फिर नीचे जाके, तो इसलिए वहाँ घर्षण बल की आवश्यकता है, ठीक है। इसके अलावा केले के छिलके पे कई बार पाँव रखा होगा और रखते ही अलग ही सिचुएशन बनती है कि क्या हुआ ये अचानक से अपने साथ। तो वहाँ किस चीज़ के कारण हो रहा है कि वहाँ घर्षण बल होना चाहिए था थोड़ा बहुत। अगर थोड़ा बहुत होता तो हम बच जाते, नहीं तो फिर वहाँ भी वो स्थिति होनी टिकने वाली। तो इसलिए घर्षण बल कुछ जगह होना ज़रूरी है और कुछ जगह घर्षण बल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखो जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है, तब उसकी गति के विपरीत दिशा में, कार्यरत बल, उसके विपरीत दिशा में जो बल काम करता है उसी बल को हम कौन सा बल कहते हैं, घर्षण बल, या कौन सा बल कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। उदाहरण बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे दोस्तों, उदाहरण की कोई कमी नहीं है।
सड़क गाड़ी के पहियों के बीच कौन सा बल लगता है? घर्षण बल। कुछ स्थितियों में घर्षण बल आवश्यक होता है, उचित, और कुछ स्थितियों में अधिक होता है तो वो हमारे लिए क्या होता है? नुकसानदायक। हमेशा गति का क्या करता है? विरोध। या ब्रैकेट में लिख लो कि ये घर्षण बल होता है वो क्या करता है? गति का विरोध करता है। लगे कितना भी, लेकिन क्या करेगा? विरोध या अपोजिशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखें इसमें। हमें नॉर्मल चलने के लिए, मैं चल रहा हूँ इसलिए मेरे पास घर्षण बल है नीचे, इसलिए मैं चल पा रहा हूँ, नहीं तो वही स्थिति ऐसे गए सही, फिर गए सही, टिकने वाली स्थिति आ जाती फिर वापस से। तो घर्षण बल चलने के लिए आवश्यक घर्षण बल की आवश्यकता होती है। चलने के लिए अगर देखें तो आवश्यक कह दे उचित घर्षण बल की आवश्यकता होती है। उचित घर्षण बल की आवश्यकता होगी। ठीक है। चलने के लिए उचित घर्षण बल की क्या होगी? आवश्यकता होगी। सेकंड देखिए, सेकंड क्या होगा? जैसे केले के छिलके पे चलने के लिए, गाड़ी को चलने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए घर्षण बल की आवश्यकता है। या जैसे ही हम केले के छिलके पे चले, केले के छिलके पर, चिकने फर्श पर बारिश में गाड़ी के ब्रेक नहीं लगना, गाड़ी के ब्रेक या गीली रोड गाड़ी के ब्रेक नहीं लगना। कब नहीं लगना? बारिश या गीली सड़क पर। इनमें घर्षण बल की क्या है? कमी होना चाहिए था। और कई बार घर्षण बल क्या होता है? ज़्यादा जब रोड रफ होती, लेकिन चलने के, मैं चल रहा हूँ इसमें मेरे पाँव के पास और फर्श जो भी है उसके और मेरे पाँव के बीच में कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास चुंबकीय बल। पांचवा जो बल हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स दो जगह लगता है, एक तो चुंबकीय पदार्थों पर लगता है और एक लोहे चुंबकीय पदार्थ कह दीजिए जिनके। तो चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाला बल, वो बल या वो फोर्स जो किस पे लगता हो? चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाला बल कौन सा कहलाता है? चुंबकीय बल। उदाहरण के रूप में देखें तो कोई भी चुंबकीय पदार्थ ले लो, लोहे चुंबकीय पदार्थ ले लीजिए, तो सारे के सारे क्या हो गए आपके पास? किस पे लगेगा? चुंबकीय बल। इन सब पे क्या लगेगा? चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स। इंपॉर्टेंट है भाई बल के प्रकार और उदाहरण दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं, सारे मैं लिख नहीं सकता, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि इस चीज़ पे कौन सा बल लग रहा है, इस पे कौन सा बल या फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा बल या फोर्स के प्रकार और बल का मात्रक के क्या पढ़ा? न्यूटन। कैसे कैसे सवाल बनते वो मैंने साथ साथ बताए। अगली सीरीज में मैं लेके आ रहा हूँ, अगली क्लास में मैं लेके आऊँगा न्यूटन की गति के नियम। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। थोड़ी क्लास लंबी रखेंगे जिससे तीनों नियम एक साथ खत्म करें और समझने में क्या रहे? सुविधा। तो जुड़े रहिए प्यारे बच्चों चैनल से, शेयर करते रहिए, आपस में एक दूसरे बच्चे तक पहुँचाते रहिए। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सबको बहुत बहुत।